हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी पॉइंट। आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हमारी मोटिवेशनल और पॉजिटिव लाइंस। और आज की मोटिवेशनल लाइन है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। यानी दोस्तों, इसका कहने का मतलब, इस लाइन का क्या अर्थ है कि हमें जब मेहनत करते टाइम किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतने मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। किसी को कुछ भी अवगत कराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मेहनत खामोशी से करोगे तो जिस टाइम आप सफल होगे ना, उस टाइम सफलता अपने आप शोर मचा देगी। आपके सफल होने के बाद सब दुनिया को पता लग जाएगा कि आपने मेहनत करी है। तो मेहनत हमेशा खामोशी से करनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद संसद में महिलाओं की संख्या कितने पार पहुंच गई है? तो आज़ादी के बाद महिलाओं की संसद में जो संख्या है वो 100 के पार पहुंच गई है। ओके, लोकसभा में हो गई हैं 78 महिलाएं और राज्यसभा में 25। इस प्रकार आज़ादी के बाद पहली बार संसद में महिलाओं की संख्या 100 के पार 103 हो गई है टोटल। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 जीता है? तो स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 ये जीत लिया है डाइट पुणे ने। ओके, अब ये डाइट है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ओके, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये डाइट की फुल फॉर्म है। और ये कहाँ है? ये पुणे के अंदर है। इसने जो है ना स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 जीत लिया है। ओके, अब ये क्या है स्मार्ट इंडिया हैकथॉन? तो ये है छात्रों की रचनात्मकता, जो क्रिएटिविटी होती है स्टूडेंट्स की, और टेक्निकल नॉलेज यानी स्पेशलिटी टेक्निकल किसी भी फील्ड में, तो उसके द्वारा मॉडल बनवाए जाते हैं। और जो मॉडल जो है ना स्पेशल होता है यानी सबसे अच्छा होता है, उसको ये इनाम दिया जाता है। ओके, तो हैकथॉन अभियान शुरू किया गया था दिसंबर 2018 में। ओके, अगला क्वेश्चन, विशेष कोड टू विन, ये पुस्तक है विशेष कोड टू विन। ये पुस्तक किसके जीवन पर आधारित प्रेरणादायक कहानी है? तो इसको आप देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रेरणा मिलती है इसकी पुस्तक में, जो कहानी है इससे। और वो कौन बंदा है? वो है विश्वेश भृगुवंशी। विश्वेश भृगुवंशी हैं। ये अपने जो इंडिया के अंदर बास्केटबॉल जो टीम है उसके कप्तान है ये। ओके, तो इनके जीवन की बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। कभी विश्वेश भृगुवंशी के बारे में गूगल करके देखिए आप, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी आपको, इसके जीवन से काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। तो इन्हीं के जीवन पर आधारित बुक है विशेष कोड टू विन। ओके, और ये लिखी किसने है? ये स्पोर्ट्स वुमन लेखिका जो है निरुपमा यादव। यानी इस बुक का अगर लेखक पूछ लिया जाए विशेष कोड टू विन का, तो कौन है? निरुपमा यादव। ये स्पोर्ट्स वुमन है। ओके, लेखिका, यानी स्पोर्ट्स का ही लगभग जो है ना लेखन लिखती हैं ये। और ये विश्वेश भृगुवंशी कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं और पहली बार 2010 में भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान बने थे। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में रोबोटिक लैब की स्थापना हेतु साझेदारी करी है? रोबोटिक्स लैब स्थापित की जाएगी, तो किस कंपनी ने साझेदारी करी है? तो वो किया है नोकिया ने। ओके, रोबोटिक्स लैब की स्थापना के लिए नोकिया ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ साझेदारी करी है। और केंद्र का नाम नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, COE यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इस सेंटर का रोबोटिक लैब का नाम होगा। ओके, और यह है उन्नत संचार प्रौद्योगिकियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आजकल जो है ना आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसका काफ़ी प्रयोग होता है, और रोबोट में भी उसी का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो उससे संबंधित जितना भी रिसर्च है उसको बढ़ावा देने का इस रोबोटिक्स लैब का उद्देश्य है। ओके, अब नोकिया के बारे में जिक्र हुआ है। नोकिया कॉरपोरेशन फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी है। तो ये ध्यान रहे कि नोकिया जो कंपनी है जो मोबाइल बनाते हैं, ये फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी है। ओके, इसकी स्थापना हुई थी 1871 में
और नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। ओके, हैंडलूम दिवस मीन्स यानी हथकरघा, जो हथकरघा उद्योग होता है, हाथ से जो आपके जो है ना खादी वगैरह बनाते हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। ओके, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य हथकरघा उद्योग के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मालदीव औद्योगिक मत्स्य कंपनी, मालदीव औद्योगिक मत्स्य कंपनी यानी मिफ्को, मिफ्को इसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो फुल फॉर्म हो गई मालदीव इंडस्ट्रियल फिश कंपनी। ओके, उसको 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। ओके, कौन से देश ने यानी हेल्प करी है मालदीव की इस मत्स्य कंपनी की? वो है अपना देश भारत। इस परियोजना में मछलियों को जमा करने और उनके भंडारण की सुविधाओं और टूना मछली पकाने, मछली के चारे की तैयारी के लिए संयंत्रों की स्थापना करने में इस राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, इस ऋण को 20 साल में अदा करना है, यानी मालदीव वापस जो है ना 20 साल में करेगा। 20 साल के अंदर जो है ना, काफ़ी लंबा पीरियड होता है 20 साल का, जिसमें 5 वर्ष के लिए छूट भी दी जाएगी, प्लस में 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। ऋण से समुद्री क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी। अब मालदीव का जिक्र हुआ है, राजधानी है माले, मुद्रा है मालदीव रूपिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जिस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये की ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू करी है, उस योजना का क्या नाम है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पायलट योजना। ओके, तो आरबीआई ने शुरू किया है इसको, 200 रुपये तक जो है ना लेन देन कर सकते हो बिना इंटरनेट के। तो पायलट योजना क्या है, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद उन जगहों पर डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या स्पीड बहुत कम है। इसके अंतर्गत क्या होगा, ये पेमेंट कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरणों या किसी अन्य माध्यम से इस पेमेंट को किया जा सकेगा, इस लेन देन को। इसके लिए किसी प्रकार के सत्यापन की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें एक बार में भुगतान की अधिकतम सीमा 200 रुपये। ओके, हालांकि इसके ज़रिए किसी भी समय 2000 रुपये तक कुल भुगतान की सीमा होगी, यानी एक बार में जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो 200 रुपये, और मैक्सिमम जो है ना 2000 रुपये तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आरबीआई ने जो है ना ये पायलट योजना शुरू करी, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में और गवर्नर हैं इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन, लेबनान की राजधानी बेरूत में किस गैस के कारण धमाका हुआ था? तो अभी पीछे वीडियो में डिस्कस किया था कि भी जो है ना लेबनान की राजधानी बेरूत में धमाका हुआ है, जिसमें लगभग जो है ना 20,000 लोग प्रभावित हुए हैं। ओके, तो किस गैस के कारण हुआ था ये? तो वो गैस है अमोनियम नाइट्रेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गैस का नाम पूछ लेते हैं कई बार, कौन सी गैस का धमाका था? तो ये थी अमोनियम नाइट्रेट। 6 साल पहले लेबनान की राजधानी बेरूत के तट पर एक जब्त किए गए जहाज से तकरीबन 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था, यानी वहाँ पे जो है ना बंदरगाह के ऊपर जहाज़ पकड़ा था इन्होंने, ओके, लेबनान सरकार ने, और उसमें 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट था। और वही तब इसे जो है ना ये अमोनियम नाइट्रेट बंदरगाह के पास एक वेयर हाउस में रखा था। ओके, लंबे वक्त के लिए स्टोर करने पर ये क्या हो जाता है, वातावरण की नमी सोखने लगता है। अमोनियम नाइट्रेट की विशेषता है ये कि लंबे समय तक आप इसको स्टोर करके रखोगे तो वातावरण की नमी सोखने लगता है और आखिर में ये एक बड़ी सी चट्टान में बदल जाता है। यही अमोनियम नाइट्रेट को बेहद खतरनाक बना देता है, क्योंकि अगर वो आग के संपर्क में आ जाए तो ज़बरदस्त रासायनिक प्रतिक्रिया की संभावना बन जाती है, और ऐसा ही बेरूत में हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितना फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जो है ना अब पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 50% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होंगी। ओके, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें अब आरक्षित होंगी, यानी रिजर्व होंगी। और ये किस वजह से अब घोषणा की गई है? क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2021 में हरियाणा में पंचायत चुनाव होने हैं, तो ध्यान रहे अभी नहीं होने, ये 2021 में होंगे पंचायती चुनाव। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी किस सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है दिल्ली
सरकार द्वारा। ओके, नाम ही इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए है ये। इसके तहत केजरीवाल सरकार दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस व रोड टैक्स से छूट देगी। यानी जो भी आपका इलेक्ट्रिक वाहन लेगा उसके एक तो रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ हो जाएगी, एक रोड टैक्स माफ़ हो जाएगा, और नए वाहनों के लिए 1.5 लाख रुपये तक का इंसेंटिव भी उपलब्ध करवाएगी। ओके, पॉलिसी का मकसद अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना और प्रदूषण का स्तर घटाना है। ओके, अगला क्वेश्चन, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ना लोकसभा ना राज्यसभा बल्कि संसद के अंदर महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया जा सकता है। ओके, आंसर है महाभियोग के द्वारा। और ये महाभियोग क्या होता है? जब किसी बड़े अधिकारी यानी किसी देश के अंदर सबसे बड़ा अधिकारी या प्रशासक पर विधानमंडल या संसद के समक्ष अपराध का दोषारोपण होता है, अपराध का दोष लगाया जाता है कि भाई ये इस अपराध के दोषी हैं, तो इसे महाभियोग कहा जाता है। ओके, ये तो है महाभियोग की परिभाषा। इस प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में महाभियोग की ये प्रक्रिया है, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन पूछ लेते कि किस संविधान से, तो महाभियोग प्रक्रिया आपका जो है ना यूएस से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। ध्यान रहे, राष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा में। लेकिन क्या है, शर्त क्या है कि लोकसभा में इसे पेश करने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने ज़रूरी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि लोकसभा में अगर महाभियोग प्रस्ताव पारित करते हैं या पेश करते हैं तो कम से कम कितने सांसदों के पहले हस्ताक्षर होने चाहिए, तो वो होना चाहिए 100 के। और राज्यसभा में लाने के लिए इस प्रस्ताव को कितने सांसदों के दस्तखत ज़रूरी हैं? 50 के। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो सबसे पहले मानव ने किया था तांबा धातु का प्रयोग। ये जनरल सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली फसल कौन सी है? सबसे पहले कौन सी फसल मनुष्य ने शुरू करी थी? तो वो थी गेहूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से होकर गुजरती है? ये तो अधिकतर पूछते हैं, इसमें से 4 ऑप्शन दे देंगे कि भाई किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो 8 राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा जो है ना भारत के 8 राज्यों के बीचों बीच होकर गुजरती है। तो कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, समुद्री नहीं पूछ रहा है, स्थलीय पूछ रहा है, तो भूमिगत जो सीमा है कौन से देश से लगती है? वो लगती है बांग्लादेश से। ओके, भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है टोटल। ये तो स्थलीय सीमा का एक क्वेश्चन आ गया। जो 17 प्रदेश यानी 17 स्टेट्स हैं इंडिया के, उनके 92 ज़िलों में ये स्थलीय सीमा दूसरे देशों से लगती है, 92 ज़िलों के अंदर। और भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। ओके, बांग्लादेश के साथ भारत की जो स्थल सीमा है वो है 4,096 किलोमीटर। ओके, 0.7 है यानी लगभग 4,096 स्थान में लगा लीजिए। ये था हमारा आज का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का पोर्शन। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिए ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको हर रोज़ मिल सके और इस वीडियो का फ़ायदा अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को मिल सके। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, ओके बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।